आज हम बीकॉम पार्ट 1 के पेपर व्यापारिक संनियम पेपर सेकंड के एक प्रश्न प्रस्ताव और स्वीकृति के संवहन पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है, प्रस्ताव और स्वीकृति का संवहन कब पूरा होता है? प्रस्ताव के खंडन की विधियों का विवेचन कीजिए। प्रस्ताव का संवहन, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रस्ताव का संवहन तब पूर्ण होता है जबकि वह प्रस्ताव उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाता है जिसको वह प्रस्ताव किया गया है। अर्थात यदि प्रस्ताव उस व्यक्ति की जानकारी में नहीं आता है तो संवहन पूरा नहीं माना जाएगा। यहाँ ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव की जानकारी के बिना ऐसा कोई कार्य करता है जो प्रस्ताव के अनुकूल है तो भी प्रस्ताव का संवहन हुआ नहीं माना जाएगा। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के मामले में खोए हुए बच्चे के संबंध में यह स्पष्ट हो चुका है कि बिना प्रस्ताव की जानकारी के दी गई स्वीकृति व्यर्थ होती है। यद्यपि वादी ने प्रस्ताव के बिना जानकारी के ही प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार कार्य किया था, किंतु उससे प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं माना गया क्योंकि प्रस्ताव का संवहन नहीं हुआ था। स्वीकृति का संवहन, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। स्वीकृति का संवहन प्रस्तावक और स्वीकर्ता के विरुद्ध भिन्न भिन्न समय पर पूरा हुआ माना जाता है। दोनों पक्षकारों के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1, प्रस्तावक के विरुद्ध संवहन एज अगेंस्ट प्रपोजर। प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन तब पूरा हुआ माना जाता है जबकि स्वीकर्ता ने स्वीकृति भेज दी हो या इसे स्वीकृति को वापस लेना उसकी शक्ति से बाहर हो गया हो। दूसरा है स्वीकर्ता के विरुद्ध संवहन एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन तब पूरा माना जाता है जबकि स्वीकृति प्रस्तावक की जानकारी में आ जाती है। यदि स्वीकर्ता ने स्वीकृति का संदेश प्रेषित कर दिया है जिसे वापस लेना उसके वश में नहीं है तो स्वीकर्ता के विरुद्ध संवहन पूरा माना जाएगा, चाहे वह संदेश प्रस्तावक को मिले या ना मिले। स्वीकर्ता के अधिकारों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अर्थात वह प्रस्तावक को अपनी स्वीकृति से बाध्य कर सकता है। ऐसा पत्र द्वारा डाक से स्वीकृति भेजने में पत्र पोस्ट कर देने के बाद होता है। स्वीकृति के संवहन के सामान्य नियम। संवहन के सामान्य सिद्धांत निम्न हैं। नंबर 1, डाक से स्वीकृति के संबंध में जब प्रस्ताव में स्वीकृति के संवहन के माध्यम का निर्धारण नहीं किया जाता है तो स्वीकृति उचित और प्रचलित ढंग से की जानी चाहिए। धारा 7 के अनुसार व्यवहार में डाकघर को उचित और प्रचलित माध्यम माना गया है। लॉर्ड लिंडले ने लिखा है, जब स्वीकृति डाक द्वारा की जाती है तो अनुबंध उसी समय पूर्ण हो जाता है जबकि स्वीकृति पत्र डाक में डाल दिया जाता है, भले ही वह प्रस्तावक के पास पहुंचे या ना पहुंचे। दूसरा है स्वीकृति का पत्र देरी से मिलना। यदि स्वीकर्ता ने पत्र पर सही पता सही ढंग से लिखा है और स्वीकृति पत्र प्रस्तावक को देरी से मिलता है तो भी प्रस्तावक उस स्वीकृति से बाध्य होगा। डनलप वर्सेस हिगिंस 1849। थर्ड है गलत पता लिखने की दशा में यदि स्वीकर्ता ने स्वीकृति पत्र पर सही और उचित ढंग से पता नहीं लिखा है और वह स्वीकृति पत्र प्रस्तावक को नहीं मिलता है तो उस स्वीकृति से प्रस्तावक को बाध्य नहीं किया जा सकेगा। किंतु यदि प्रस्तावक ने ही स्वयं अपना पता गलत लिखकर दिया है और वही पता स्वीकर्ता ने स्वीकृति पत्र पर लिखकर भेजा है और वह पत्र प्रस्तावक को नहीं मिलता है तो प्रस्तावक को स्वीकृति से बाध्य किया जा सकता है। नंबर 4, टेलीफोन पर स्वीकृति का संवहन। टेलीफोन पर अनुबंध उस समय पूरा हुआ माना जाता है जबकि स्वीकृति प्रस्तावक को सुनाई दे जाए। जब तक स्वीकृति सुनाई नहीं देती अनुबंध का जन्म नहीं होता। भगवान दास, गोवर्धन दास, केडिया बनाम गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी में उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया, यदि दोनों पक्ष एक दूसरे की बात साफ तौर पर सुनते हैं तो यह आमने सामने मौखिक अनुबंध के समान है। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि टेलीफोन पर दी गई स्वीकृति का खंडन नहीं किया जा सकता है क्योंकि टेलीफोन तत्क्षणिक संबंध का साधन है, इंस्टेनियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। 5वां है टेलेक्स पर स्वीकृति का संवहन। जब तक प्रस्तावक की टेलेक्स पर स्वीकृति प्रदर्शित नहीं हो जाती संवहन पूरा नहीं होता।
अनुबंध का स्थान। अनुबंध में उसके स्थान का बहुत महत्व होता है, क्योंकि उसके आधार पर ही न्यायालय के कार्यक्षेत्र का निर्धारण होता है। स्वीकृति के स्थान के संबंध में सामान्य नियम यह है कि यदि प्रस्ताव एक स्थान विशेष पर किया गया है तथा दोनों पक्षकार व्यक्तिशः उस स्थान पर उपस्थित हैं, तो अनुबंध का स्थान भी वही होगा जहां पर उन दोनों ने उपस्थित होकर प्रस्ताव और स्वीकृति दी है। यदि प्रस्ताव और स्वीकृति डाक द्वारा दी गई है तो वह स्थान अनुबंध का माना जाएगा जहां से स्वीकृति पत्र लेटर बॉक्स में डाला गया। बड़ौदा ऑयल केक्स ट्रेडर्स वर्सेस परसोत्तम AIR 1954। यदि टेलीफोन या टेलेक्स पर प्रस्ताव व स्वीकृति दी है तो जिस स्थान पर स्वीकृति प्राप्त हुई है वह स्थान अनुबंध का स्थान माना जाएगा। 7, अनुबंध का समय। जिस समय डाक में स्वीकृति पत्र डाला गया वह समय अनुबंध का समय माना जाएगा। टेलीफोन और टेलेक्स की दशा में जब प्रस्तावक को स्वीकृति संदेश प्राप्त होगा वही अनुबंध का समय होगा। 8, एजेंट की दशा में स्वीकृति का संवहन। यदि किसी व्यक्ति ने अपना प्रस्ताव अपने एजेंट के माध्यम से भेजा है तो स्वीकर्ता अपनी स्वीकृति भी उस एजेंट को दे सकता है। एजेंट को स्वीकृति देते ही प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा हो जाएगा, चाहे एजेंट स्वीकृति का संदेश अपने नियोक्ता को पहुंचाए या नहीं। लास्ट है लाउड स्पीकर पर किए गए ठहराव। लाउड स्पीकर पर बोली लगाना या प्रतिज्ञा करना या वचन देना किसी भी पक्षकार को बाध्य नहीं कर सकता है। भंवरीलाल वर्सेस सुदर्शन लाल मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था दी है। प्रस्ताव का खंडन या प्रतिसंहरण, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है, किंतु इसके बाद नहीं। सेक्शन 5 स्पष्ट है कि यदि प्रस्तावक अपने प्रस्ताव का खंडन करना चाहता है तो वह प्रस्ताव ग्रहीता संभावित स्वीकर्ता द्वारा स्वीकृति देने से पहले किसी भी समय प्रस्ताव का खंडन कर सकता है। स्वीकृति के प्रस्तावक के संज्ञान में आने के बाद प्रस्ताव का खंडन का अधिकार समाप्त हो जाता है। यहाँ ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि स्वीकृति का पत्र डालने से पहले ही स्वीकर्ता के प्रस्ताव का खंडन पत्र, तार या अन्य साधन द्वारा मिल जाना चाहिए। कभी कभी संयोगवश प्रस्ताव का संदेश और खंडन का संदेश एक साथ प्राप्त होते हैं। ऐसी दशा में भी प्रस्ताव का खंडन माना जाएगा। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि प्रस्ताव के खंडन, रिवोकेशन व प्रस्ताव के निरस्तीकरण, रिजेक्शन में अंतर होता है। प्रस्ताव का खंडन प्रस्तावक द्वारा किया जाता है, जबकि निरस्तीकरण प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले द्वारा किया जाता है। जब कोई प्रस्ताव ग्रहीता प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो वह निरस्त प्रस्ताव कहा जाता है। प्रस्ताव के खंडन और निरस्तीकरण की विधियां। नंबर 1, सूचना देकर। प्रस्ताव के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय प्रस्ताव के खंडन की सूचना देकर प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है। धारा 6 उपधारा 17। स्वीकृति देने के बाद प्रस्ताव का खंडन कभी नहीं किया जा सकता। खंडन की सूचना प्रस्तावक स्वयं या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा तार द्वारा, टेलीफोन, मोबाइल फोन, SMS, ईमेल द्वारा कर सकता है। प्रस्ताव का खंडन स्पष्ट या गर्भित हो सकता है। उल्लेखनीय है कि एक निर्धारित अवधि के लिए खुले रखे गए प्रस्तावों का भी खंडन किया जा सकता है, बशर्ते नंबर 1, प्रस्ताव के खंडन के समय तक प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी गई हो। नंबर 2, प्रस्ताव को एक निश्चित अवधि तक खुला रखने के लिए प्रस्ताव ग्रहीता ने कोई प्रतिफल न दिया हो। प्रस्ताव का खंडन या निरस्तीकरण सूचना के संवहन बिना भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में न तो प्रस्तावक प्रस्ताव का खंडन करता है और न ही प्रस्ताव ग्रहीता प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, फिर भी प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। ऐसा प्राय निम्न स्थितियों में बिंदु 2 से 7 तक में ही संभव है। निर्धारित अवधि की समाप्ति पर यदि प्रस्तावक ने प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए कोई अवधि या समय निर्धारित किया है और प्रस्ताव ग्रहीता उस अवधि में स्वीकृति देने में असमर्थ रहता है तो प्रस्ताव अपने आप समाप्त हो जाएगा। यदि निर्धारित अवधि से पूर्व प्रस्ताव का खंडन कर दिया जाता है तो वैध खंडन माना जाएगा। नंबर 2, उचित समय व्यतीत होने पर। यदि प्रस्ताव में स्वीकृति की कोई अवधि या समय नहीं दिया गया है तो उचित समय बीत जाने पर भी स्वीकृति न मिलने पर प्रस्ताव स्वतः समाप्त हो जाएगा। नंबर 3, स्वीकर्ता द्वारा प्रस्ताव की शर्त पूरी न करने पर।
यदि स्वीकर्ता ने प्रस्ताव के साथ लगी किसी विशेष शर्त को पूरा किए बिना स्वीकृति दे दी है तो ऐसी स्वीकृति वैध नहीं होगी। उस विशेष शर्त को पूरा न करने व स्वीकृति दे देने से स्वीकृति व्यर्थ हो जाएगी, प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। प्रस्तावक की मृत्यु या मानसिक अस्वस्थता की दशा में यदि प्रस्तावक की मृत्यु या मानसिक अस्वस्थता की सूचना प्राप्त होने तक स्वीकृति नहीं दी गई है तो ऐसी सूचना प्राप्त होते ही प्रस्ताव का खंडन माना जाएगा। पर ऐसी सूचना मिलने से पूर्व स्वीकृति दे दी गई है तो स्वीकृति वैध होगी। प्रस्ताव ग्रहीता की मृत्यु या मानसिक अस्वस्थता की दशा में यदि प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष के सम्मुख किया गया है अर्थात विशिष्ट प्रस्ताव, तो वह प्रस्ताव स्वतः समाप्त हो जाता है। जब उस विशेष प्रस्ताव ग्रहीता की मृत्यु हो जाए या उसके मानसिक अस्वस्थ होने पर भी ऐसा ही होगा। कानून में परिवर्तन होने पर कभी कभी किसी प्रस्ताव को करने के बाद ऐसा कानून बन जाता है या विद्यमान कानून परिवर्तित हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप उस प्रस्ताव की स्वीकृति से उत्पन्न होने वाले ठहराव का निष्पादन असंभव हो जाता है तो प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो जाता है। स्थानापन्न प्रस्ताव काउंटर ऑफर करने पर यदि प्रस्तावक द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है उसमें प्रस्ताव ग्रहीता द्वारा परिवर्तन करके स्वीकृति दी जाती है तो ऐसी स्वीकृति वैध नहीं होती बल्कि उसे स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। ऐसे प्रस्ताव के कारण मूल प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। विषय वस्तु के नष्ट हो जाने पर ऐसा होने पर भी प्रस्ताव स्वतः खंडित होगा। और लास्ट है प्रस्ताव अस्वीकार कर देने पर यदि प्रस्ताव ग्रहीता किसी प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने की सूचना देता है तो प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐसा फैसला दिया था। डॉक्टर अनिल कुमार माथुर, सह आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग, श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद, अजमेर।